नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम 7 बजे जवाब तो चाहिए के बदले आज हम बात करेंगे जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है उस लिस्ट पे हम चर्चा करेंगे और जिन राज्यों की लिस्ट जारी हुई है वहां के ब्यूरो चीफ से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस लिस्ट में खास क्या है, किनका नाम कटा है, किनका नाम जुड़ा है, क्या कितने मंत्रियों पर भरोसा किया गया है, किस तरीके से जातीय इक्वेशन को साधने की कोशिश की गई है और किस तरीके से उन इक्वेशन को भी साधने की कोशिश की गई है जिसका मुकाबला है उस इक्वेशन के माध्यम से विपक्ष के साथ जिस तरीके से समीकरण को साधने की कोशिश की गई। इन सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ सारे राज्यों के ब्यूरो रहेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी हुई है इसमें मुख्य रूप से क्या ध्यान में रखा गया है। अगर आप देखें तो इसमें महिलाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों वर्गों का ध्यान रखा गया है। और पहली लिस्ट में जो हमारे पास सूची अभी अवेलेबल है, ओबीसी के 57 कैंडिडेट्स हैं, एसटी के 18, एससी शेड्यूल कास्ट के 27 और 34 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों को मिलाकर के 34 लोगों को जगह दी गई है, उनको टिकट दिया गया है, उन पर विश्वास जताया गया है। 28 यानी 28 महिलाओं को टिकट जो है मातृशक्ति को टिकट दिया गया और 47 युवा उम्मीदवार जो है इसमें शामिल है। इस पहली लिस्ट में 195 लोगों की लिस्ट ये जारी की गई और खासतौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो जैसा कि कहा जा रहा था कि बहुत सारे जो सिटिंग हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। तो जो हमारे पास जानकारी अवेलेबल है, बीजेपी ने जारी की है 195 प्रत्याशियों की पहली सूची। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम प्रवेश वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा, जो कि दिल्ली के दिग्गज नेता माने जाते थे, उनका टिकट कटा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को भी इस बार टिकट नहीं दिया गया है, उनकी जगह बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट भी काट दिया गया है। इसके अलावा एक जो और बड़ी खबर है जिनका टिकट कटा है वो है बीजेपी ने जारी की 195 प्रत्याशियों की लिस्ट। ब्रजभूषण पांडे जो कि जिनका नाम काफी चल रहा था, उनका टिकट भी नहीं कटा। मंत्री प्रतिभा भौमिक केंद्रीय मंत्री, उनको भी टिकट नहीं मिला है। यूपी के 51 एमपी में से 24 प्रत्याशियों की अभी घोषणा हुई है और बाकी की घोषणा है बहुत जल्द कर दी जाएगी। मंथन अभी जारी है। 195 लिस्ट में जो चौंकाने वाले नाम है, चौंकाने वाले नाम कटे गए हैं। दिल्ली के सबसे ज्यादा जो है वो चौंकाने वाली लिस्ट है। गुजरात की 15, राजस्थान की 15, कर्नाटक की 12, तेलंगाना के 9 सीटों पर घोषणा हुई है। इसके अलावा और भी राज्यों में असम के 11, झारखंड के 11 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ में भी 11 लोगों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। दिल्ली में 5 लोगों की, जम्मू एंड कश्मीर में 2 लोगों की, उत्तराखंड में 3 लोगों की, असम में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 1 और इसके अलावा त्रिपुरा और अरुणाचल अंडमान निकोबार के 1-1 प्रत्याशी की घोषणा हुई है। केरला के भी जो 12 प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश से अभी केवल 24 नामों की घोषणा हुई है। गुजरात से 15, वेस्ट बंगाल से 20 और उत्तर प्रदेश से 51 नामों की घोषणा अभी हुई है पहली लिस्ट में। और जिनके नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है उनके दिल की धड़कन जो है अभी बढ़ी हुई है, क्योंकि किसका नाम कटेगा, किसका नाम जाएगा, ये सीईसी की जो अगली बैठक होगी उसमें जारी होगी, उसमें चर्चा होगा। लेकिन काफी उससे पहले भी बैठकों का एक दौर जो है अभी भी चल रहा है और उस बैठक में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो रही, क्योंकि यह जो लड़ाई है ये लड़ाई बड़ी है। 2024 की लड़ाई में 370 का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, उस लक्ष्य को अगर पाना है तो प्रत्याशियों के चयन में जो है सावधानी बरतनी होगी और प्रत्याशियों के चयन अगर ठीक ढंग से नहीं हुआ तो 370 का जो टारगेट है वो टारगेट शायद अचीव ना कर सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे 3 जो ब्यूरो चीफ हैं वो जुड़ गए हैं। मुकेश खत्री हमारे साथ हैं झारखंड से, रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ भोपाल से, मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुरुआत में योगेश से करना चाहूंगा। योगेश, टिकट के नाम आपको पता चल गए होंगे, किन किन लोगों के नाम कटे, किन किन, जरा मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि किन के नाम से ज्यादातर नाम जो है रिपीट हुए हैं, जो नए नाम है वो कौन से हैं, और इक्वेशन क्या लगता है 370 का टारगेट जो रखा है बीजेपी ने, जो झारखंड से 11 नामों की घोषणा हुई है, उसमें कितने सीटों पे आपको लगता है कि यह टारगेट पूरा करने के दिशा में बढ़ाया गया कदम है? बिल्कुल देखिए, जिस सीटी 11 की 11 लोकसभा सीटों को लेकर के बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, तो स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को किसी भी सूरत हाल में हल्के में नहीं ले रही है। और अगर रिपीटेशन की बात करें तो दुर्ग से विजय बघेल जो वर्तमान में सांसद है उनको रिपीट किया गया, दोबारा उनको अवसर दिया गया है। और इसके अलावा राजनांदगांव से संतोष पांडे, ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अवसर दिया है। अगर इन दोनों नाम सरोज पांडे को भी लगता है रिपीट किया गया है।
कोरबा संतोष पांडे और जी में से इनको लोकसभा चुनाव दोबारा लड़वाया जा रहा है। और विजय बघेल को आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना मोदी जी की एक विकास की नीति पे कि हम इस 400 का फिर एक बार मोदी सरकार। लोकप्रिय नेता सुषमा जी की उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली। ये टिकट एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी और मीनाक्षी लेखी का टिकट काट करके इन्हें दिया गया है नई दिल्ली से, और ये भी पेशे से वकील है। मीनाक्षी लेखी भी पेशे से लॉयर थी और एक लॉयर को रिप्लेस किया गया है दूसरे लॉयर से, और ये एक तरीके से श्रद्धांजलि है सुषमा स्वराज की। जी योगेश मिश्रा, कंटिन्यू। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि जिस तरह से दुर्ग और राजनांदगांव की बात करें तो दोनों नाम जो हैं, संतोष पांडे राजनांदगांव से और दुर्ग से विजय बघेल, ये दोनों को रिपीट किया गया है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो है सरोज पांडे, जिनको राज्यसभा की जो कार्यकाल है खत्म हुआ, उसके बाद से उनको कोरबा से उतारा गया है। कोरबा जो है फिलहाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं थी। कोरबा और बस्तर, इन दोनों सीटों को लेकर के ये चर्चा थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चेहरे को अवसर दे सकती है, और इसी करेंगे सरोज पांडे को कोरबा से उतारा गया है। उसके अलावा एक और बड़ा नाम प्रदेश की राजनीति में वो है बृजमोहन अग्रवाल, जो चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हर बार छत्तीसगढ़ में, और लगातार 8 बार से विधायक है छत्तीसगढ़ में। उनको इस बार बाकायदा पहले तो स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया है, सरकार बनने के बाद उच्च शिक्षा मंत्रालय उनके पास में है, लेकिन उनको भी रायपुर लोकसभा सीट से लड़वाने की इच्छा भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर की है और उनको भी रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में चाहे वो सरोज पांडे को लड़वाने की बात हो, चाहे विजय बघेल, क्योंकि विजय बघेल कुर्मी समाज से आते हैं, बहुतायत यहाँ पे जो संख्या है कुर्मी समाज की वो है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जन घोषणा पत्र समिति का संयोजक विजय बघेल को बनाया था, और पाटन की विधानसभा सीट जहां से खुद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ते हैं, वहां से विजय बघेल को अवसर दिया गया था। यानी कि विजय बघेल ने एक तरह से कांटे का ताज अपने याद रखने वाले, और सबको अपने तकलीफ जब भी तकलीफ पड़े तभी हमारे सांसद अमित भाई शाह जो बात उसके साथ में बात करे, उसकी व्यवस्था करे और उसको सहायता मिले, ऐसी चिंता करने वाले हमारे सांसद अभी जो उम्मीदवार डिक्लेयर हुए, ऐसा बोल रहा हूं कि हमारे सांसद को पूरे इंडिया में जब बड़ी बड़ी लीड मिले और पहले नंबर पे लीड मिले, ऐसी चिंता हमारे सब मतदाता और सब पदाधिकारी चिंता कर रहे हैं, और हम 10 लाख से लीड देंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। किस तरह से लग रहा है आपको कि आपके गिरीश भाई बताइए कि अमित शाह फिर से ये नॉमिनेशन किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, क्या मान रहे हो, किस तरह से लोगों में खुशी है, क्या वोटर्स में किस तरह? उसमें अमित शाह जी फर्स्ट टाइम जब भी बने सांसद सभ्य, तो उन्होंने पूरे सांसद क्षेत्र के अंदर 19,000 करोड़ से ज़्यादा काम किया, कार्यकर्ताओं के लिए, मतदारों के लिए, सब मेडिकल फैसिलिटी से लेके उनकी पढ़ाई तक का जो भी उन्होंने इंतजाम करके, जो उन्होंने पूरा जो मतदार है जो गांधीनगर लोकसभा के, उनको सबको अपना बनाया है। तो हम मानते हैं कि इस दफ़े 10 लाख वोट से भी ज़्यादा वोट से ये अमित शाह जी जीतेंगे। आज सेलिब्रेशन हम फटाके फोड़ के और मिठाई बांट के हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
तो गुजरात से ये जो प्रत्याशी थे गुजरात से मिला और अमित शाह के बारे में कह रहे थे कि अमित शाह को इस बार 10 लाख की लीड से जो है वहां से जितवा करके वो भेजेंगे गुजरात से। जो जोश है वो हाई है बीजेपी का, क्योंकि पिछला रिजल्ट जो है 26 के 26 100% स्ट्राइक रेट गुजरात में बीजेपी की रही है पिछले 2 बार से 14 और 19 में। इसलिए जो कार्यकर्ता है उनका जोश जो है वहां पर हाई है और राजस्थान में भी इसी तरीके की बात है और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की बात है। हम एक बार फिर से वापस चलेंगे योगेश मिश्रा के पास। योगेश बताएं, बात पूरी करें, बीच बीच में जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनको भी हम ले रहे हैं, इसलिए बीच में सबको रोकना पड़ रहा है। जल्दी फिनिश करें, उसके बाद रामस्वरूप जी के पास जाएंगे। बिल्कुल सर, देखिए आपको बता दूं, सरगुजा जो है, सरगुजा की 14 सीट विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ऐसे आपको नाम याद आ रहा था चिंतामणि महाराज, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी प्रवेश किया था, तो उनको एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि सरगुजा बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से रेणुका सिंह आपको याद होगा तो राज्य मंत्री रही है, कई समय एक पहले टिकट दिया गया, लेकिन इस बार उनको विधानसभा चुनाव में लगाया गया और चिंतामणि महाराज से सरगुजा से प्रत्याशी बनाया गया है। उसके अलावा जो आपने महिलाओं सरगुजा चिंतामणि है ना? जी जी बताएं। बिल्कुल, आज विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, मैं रोकूंगा शिवराज सिंह चौहान के पास। हमसे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना चौहान जो है वो उनका स्वागत कर रही है। टिकट मिलने के बाद जो है इन्हें टिकट दिया है विदिशा से चुनाव लड़ेंगे और विदिशा जो है एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विदिशा से चुनाव लड़ेंगे और विदिशा इनका आना जाना रहा है, इसलिए राज्य की राजनीति से निकल करके अब केंद्र की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और पहली बार टिकट के ऐलान के बाद से पारंपरिक तरीके से उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया है और शिवराज सिंह चौहान जो है अभी घर में जा रहे हैं और लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं कि एक बात जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी इस लिस्ट में उनको मिला है और जो 34 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी टिकट जो है इस बार रिपीट किया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं और केंद्र राज्य मंत्री हैं। ये भोपाल स्थित उनका निवास है शिवराज सिंह चौहान का, जहां से हम आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान टिकट के ऐलान के बाद से पहली बार मिले हैं। वाइफ ने उनका साधना सिंह ने उनका स्वागत किया है और अब वापस योगेश के पास चलते हैं। योगेश अपनी बात पूरी करें, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। योगेश बताया कि यहाँ पे लोकसभा की 11 सीटें हैं, उसमें तकरीबन 30 से 35 सीटें। इस बार ऐसा हुआ है कि 30 महिलाओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आप बात करें सरोज पांडे के बारे में, जैसा मैंने पहले ही बताया, बहुत कद्दावर नेत्री छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा जांजगीर चांपा से श्रीमती कमलेश जांगड़े, ये बड़ा नाम है। इसका अगर पारिवारिक बैकग्राउंड पारिवारिक श्रेणी से बात करें तो इनको अवसर दिया गया है। और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट का आता है। यहाँ पे बकायदा गिरौदपुरी धाम जो सतनामी समाज का सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है, वहां से ये सीट आता है। तो वहां भी इस बार बड़े नाम के रूप में कमलेश जांगड़े को अवसर मिला है। उसके अलावा रूप कुमारी चौधरी, मैं आपको बता दूं, रूप कुमारी चौधरी पहले विधायक रही हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको भाजपा ने अवसर नहीं दिया। लेकिन इस बार आप देखिए कि महासमुंद की साहू समाज का घर कहलाता है, ऐसे में रूप कुमारी चौधरी को महासमुंद से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो महिला समीकरण की बात हो, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, चाहे वो जिस तरह से जो मोदी की गारंटी की बात सामने आती है कि अंतिम व्यक्ति को लाके प्रत्याशी बना देना। तो कांकेर में जो नाम सामने आया सर, भोजराज नाथ, इनके बारे में आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले जब भी सामने आए हैं तो विशेष रूप से कांकेर का जो अंतागढ़ क्षेत्र रहा है बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है। तो भोजराज नाथ को जो है कांकेर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिलाकर के जाति समीकरण को साधने का प्रयास है और सबसे बड़ी बात महिलाओं को साधने की कोशिश। उसके अलावा ट्राइबल वोट बैंक किस तरह से महिला, युवा शक्ति, SC ST OBC सभी को इसमें साधने की कोशिश की गई है। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं हम सीधा यहां से भोपाल रामस्वरूप शर्मा जी के पास। रामस्वरूप जी जरा बताएं, जिस तरीके से टिकट का ऐलान हुआ है इसमें जो दो चौंकाने वाली बात हुई, एक तो शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल रहा है, सबको पता है, विदिशा से वो लड़ेंगे, उनको टिकट मिल भी गया, ऐलान भी हुआ, लेकिन जो प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा गया है और उनके बदले आलोक शर्मा जी को टिकट दिया गया है। जरा इक्वेशन के बारे में बताएं, वहां के भोपाल मध्य प्रदेश के इक्वेशन के जो टिकट अभी ऐलान हुआ है उसका क्या इक्वेशन आप देख रहे हैं? मध्य प्रदेश के नाम है जिसमें 13 जो चेहरे हैं वो पुराने हैं, जबकि 11 नए चेहरे को मौका दिया जाए। इसमें आलोक शर्मा एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में, चूंकि यहाँ उनका बड़ा नाम है।
और उनका एक बड़ा राजनीतिक सफर रहा है भाजपा के साथ। और पिछली बार वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, उन्हें टिकट दिया गया था, तो दोबारा उन्हें मैनेज करने के लिए अब लोकसभा में उतारा गया है। यहाँ शादी प्रज्ञा सिंह अभी सांसद थी, उनका टिकट रिपीट नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, उन्हें विधानसभा से मैनेज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद रहने वाले हैं जीते के के तौर पर डी शर्मा, इन्हें खजुराहो से मौका मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके जमकर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार वहां पर थी और कांग्रेस को पटकने लगी थी, उन्हें गुना के फिर से अवसर दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, ये बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खासा खास दर्शन सिंह चौधरी जो किसानों के संगठन के एक खास दायित्व उनके पास था, उन्हें नर्मदापुरम से अवसर दिया गया है। इस तरह से पूरा जातिगत संतुलन भी बनाया है भाजपा ने और नए पुराने का ख्याल रखा गया। फग्गन सिंह कुलस्ते एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें मंडला से प्रत्याशी लोकसभा का बनाया गया, जबकि उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा ये अभी होल्ड पर रखे गए हैं। इनके ऊपर काफी मंथन पार्टी मुझे लग रहा है करेगी और सेकेंड लिस्ट में इनका नाम आ सकता है। कमलनाथ चूंकि लगातार 40 सालों से वहां का टिकट निकट कर रहे हैं छिंदवाड़ा का, इसलिए वहां थोड़ा सा पेच फंसा हो सकता है भाजपा के लिए। एक जबलपुर से आशीष दुबे को जो टिकट दिया गया है उसके बारे में क्या क्या? आशीष दुबे जो हैं इनको टिकट काट के दिया गया है, जो इससे पहले सर राकेश सिंह वहां से थे। चूंकि अब विधानसभा में अवसर दिया गया था और ये प्रदेश की राजनीति में लॉन्च किया गया है, इसलिए उनके नाम को काट कर नए चेहरे को वहां से मौका दिया गया है और इनकी ये सबसे बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जबलपुर में एक उनका नाम है, रीवा से जनार्दन मिश्रा है। जी जी जी, बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। रीवा से जनार्दन मिश्रा है, शहडोल से हिमांशु सिंह है। इस तरह से ये सीधन से राजेश मिश्रा एक नाम है। इस तरह से भाजपा ने प्रत्याशियों का चयन किया है। मुझे लगता है कि शायद भाजपा जिस तरह से मध्य प्रदेश फग्गन सिंह कुलस्ते को भी रिपीट किया गया है मंडला से। जी, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते है, टीकमगढ़ से धीरेन्द्र खटीक तो प्रत्याशी बनाया गया है। दमोह से राहुल लोधी है, ये उमा भारती के शासन खास माने जाते हैं, लोधी समाज को नियुक्त किया गया है। मंदसौर से सुधीर गुप्ता का नाम सामने आया है, जबकि रतलाम से अनिता चौहान एक अच्छी प्रत्याशी के रूप में, महिला प्रत्याशी के रूप में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। जबलपुर से जो आशीष दुबे हैं, इनसे आपने पहले पूछा था, मैं आपको बता चुका हूँ। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है प्रत्याशी के रूप में। बिल्कुल, रामस्वरूप बने रहिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे भी और भी क्वेश्चन क्या होगा इस पे हम चर्चा करेंगे, लोगों से प्रतिक्रिया भी लेंगे और हर एक लोकसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाने के बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलते हैं रांची, वहां से मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश खत्री। मुकेश, क्या है जिस तरीके से नाम की घोषणा है, ज्यादातर नाम रिपीट है, जो नए नाम है उसके बारे में बताइए, उनको क्या सोच करके दिया गया है? देखिए, नए नाम की बात करें तो सिर्फ 2 ही जगह जो हमारे यहाँ सब है, 2 जगह नए नामों की घोषणा भी हुई है, जिसमें हजारी का नाम सबसे पहले है। हजारीबाग जो इलाका है वो बेसिकली वहां पर जो विधायक थे उस विधायक को ही इस बार सांसद के रूप में दिया गया सीट। तो एक तो बदलाव यहाँ पर यह है। दूसरी बदलाव है कि जो समीर उरांव हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद थे, उनकी चूंकि अभी उनका टर्म्स जो है अभी खत्म हो रहा है 3 मार्च को, ऐसे में उनके खत्म होने के बाद उनको पहली बार लोहरदगा से जो सिटिंग एमएलए थे, लोहरदगा से उनको सीट दिया गया है। हालांकि लोहरदगा में पहले सुदर्शन भगत सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 75 पार हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह था, क्योंकि वो लगातार जीतते आ रहे थे, पिछले 3 बार से वो जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन बीजेपी ने उनको शायद बढ़ती उम्र की वजह से उनको रिप्लेस किया है और वहां पर समीर उरांव को वहां पर दिया है। अभी तक हमारे यहाँ महिलाओं का अभी तक एक भी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी जो है अन्नपूर्णा देवी जो पहले भी थी, हो सकता है उनके नाम को रिपीट करे। अभी हमारे यहाँ कोडरमा से तो अन्नपूर्णा देवी को मिल गया है मुकेश, उनके नाम की घोषणा हुई है अन्नपूर्णा जी की, कोडरमा से उन्हें दिया गया, कोडरमा से अन्नपूर्णा जी को दिया गया है, उनके नाम की घोषणा हो गई है। विद्युत वरण महतो जो है उनके नाम की भी घोषणा में पूर्व ब्यूरोक्रेट है और उनको फिर से उनको रिपीट किया गया है। 2 बार से मेरे ख्याल से 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते, तीसरी बार इन्हें मौका दिया गया है। मुकेश, में भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करूं। क्या क्या चुनौती मानते हो महाराज? देखिए, तो कदम पर होती है, लेकिन मैंने जो वायदे किए हैं
पहले जो वायदे किए वो वायदे लगभग पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ घोषणाएं हैं। सरकार ने भी घोषणाएं की हैं, जैसे रेलवे ट्रैक की बात है, रिंगस से लेकर खाटू तक, बाबा शाम तक, और खाटू से लेकर के फिर आगे सालासर और सुजानगढ़ तक। इसी तरह से इस रेलवे लाइन का निर्माण और पेयजल का वायदा मैंने पिछली बार किया था, इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाई गजेंद्र जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने एक समझौता किया है। उसमें दोनों का आ गया है, इंदिरा गांधी नहर का भी आ गया और यमुना जल का भी आ गया है। ये जो पानी है ये घर घर तक पहुंचाना मेरा मुख्य काम रहेगा। दूसरा मेरा तीसरा जो काम होगा, मैं केवल एक ही काम कर पाया इस बार, वो ये कर पाया कि सीकर में इंडोर स्टेडियम बनवा पाया हूँ, उसका उद्घाटन हम जल्दी करेंगे। अब मेरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक तहसील हेडक्वार्टर पर हम लोगों को स्टेडियम दें, गांव के अंदर भी स्टेडियमों का निर्माण करें ताकि खेलें और खेल के क्षेत्र में आ जाएं। ये मेरा प्रयास रहेगा। बहुत सारे काम जितने भी हैं हम हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र में होंगे उनको पूरा करेंगे। प्रणाम बाबा जी। पत्र है उसको पूरा करेंगे। और हमें वापस चलते हैं रांची, वहां से मुकेश खत्री हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, जो अपनी बात कर रहे थे आप पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कोडर किसी महिला को, मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा देवी जी को कोडरमा से जो है फाइनल किया गया है, उनके नाम की घोषणा हुई है। मुकेश। बिल्कुल बिल्कुल, दो नामों की घोषणा हुई है महिलाओं की। एक गीता कोड़ा है जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे झारखंड में, मधु कोड़ा की पत्नी है, उसको भी चाईबासा से सीट दिया गया है। उसको अभी जस्ट वो कांग्रेस की, इसके पहले कांग्रेस से सांसद हुआ करती थी, अभी उसको बीजेपी ज्वाइन कराया गया था और उनको भी सीट दिया गया है। तो अभी ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर नए चेहरे की बात करें तो एक हजारीबाग में एक विधायक जो मनीष जायसवाल था, उसको एक सीट के रूप में वहां पर दिया गया है। और जहां से जयंत सिन्हा हुआ करते थे, लेकिन अभी इस बार जयंत सिन्हा को बदलकर मनीष जायसवाल पर उम्मीदवार बनाया गया है। उसके अलावा लोहरदगा समीर उरांव को भी लगता है, उनको सुदर्शन जी के दिया गया है जी, सुदर्शन भगत को रिप्लेस किया करके उनको वहां दिया गया है। इसके अलावा अभी जो है चेंजेस है नहीं, लेकिन अभी जो 3 नामों के जो घोषणा होनी बाकी है वो जरूर चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि प्रदेश में जो है, जो हमारे यहाँ कास्ट में आदिवासियों को साधने की बात होती है, ओबीसी को साधने की बात होती है। तो अभी जो सीटें हैं उसमें ओबीसी की संख्या और आदिवासियों की संख्या और महिलाओं की संख्या को जिस तरह से साधा गया है, ये बिल्कुल पहले की तरह ही बनाया गया है कि किसी भी कास्ट को नेगलेक्ट नहीं किया जाए। हाँ, अभी इस बार देखने को जो मिलेगा, जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको अब कैसे और सीट दिया जाता है, एडजस्ट किया जाएगा। जी जी, जो बचे हुए, हालांकि निशिकांत दुबे जनरल से निशिकांत दुबे को जो है, और संजय सेठ, मुझे लगता है ओबीसी से संजय सेठ है, और निशिकांत दुबे जो है वो जनरल क्लास से, वो टिकट अभी एक का ऐलान किया गया करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उनका जयघोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार। व्यापारी मंडल कितना साथ में रहने वाला है, क्योंकि आप एक नेतृत्व करते हैं? पूरे देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ में है और पूरे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। ये बताइए इस बार का नारा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अब की बार 400 पार। ठीक, आइए। तो अब की बार 400 पार केजरीवाल थे, जिन्हें चांदनी चौक से टिकट दिया गया। हर्षवर्धन का टिकट काट करके जो पुराने दिग्गज दिल्ली के नेता थे, उनके टिकट जो है वो काटे गए हैं, और नए जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया है दिल्ली में। तो खासतौर पे ये तस्वीर देखने को मिल रही है। शिवम दत्त मेहता हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। शिवम, दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। दिल्ली के जो टिकट का ऐलान हुआ है, हालांकि 5 हुआ है, 2 नाम जो है अभी घोषित होना बाकी है। इक्वेशन में जो नाम कटे हैं उसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्यों नाम काटे गए हैं? बिल्कुल, ये जो भाजपा की रणनीति को अगर समझना हो तो वो बहुत लंबी सोच के साथ चलते हैं, और वो एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट भी उनको, आपने देखा होगा, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में वो सामने आते हैं। अब जिनके टिकट कटे हैं तो वो चिंता का विषय तो रहेगा, लेकिन अब जो आने वाला वक्त होगा ये एक चुनौती के रूप में भी वो बता रहे हैं कि भाई अब ये जो कैंडिडेट सामने घोषित कर दिए गए हैं, यही वो मुख्य चेहरा है जिनके चुनाव में हमने उतारा है, तो इन्हीं से जो चयन जो होगा वो होगा। अब जो टिकट कटे उनमें, लेकिन मैं फिर से नाम दोहरा देता हूं, तो यहाँ पे चांदनी चौक से श्री परवीन खंडेलवाल जी हैं, नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी हैं, न्यू दिल्ली से आपने सुश्री बांसुरी स्वराज जी का भी आपने वहां पर बाइट भी सुनी, प्रतिक्रिया सुनी है, एक तरीके से पूरा त्योहार का माहौल वहां पर हो गया। भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और मुझे लगता है कि इन 5 नामों से केवल मनोज तिवारी ही ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया, अदरवाइज जितने भी नाम है वो सारे के सारे नाम जो है वो नए नाम है। रमेश विदुरी का नाम काट के रामवीर विदुरी जी को दिया गया है, मीनाक्षी लेखी को काट करके बांसुरी स्वराज को दिया गया है। ये सारे ऐसे नाम हैं जो पहले से चले, बांसुरी स्वराज को का नाम जो है काफी पहले से चल रहा था और ऐसा लगता है कि सुषमा स्वराज चूंकि इतनी कद्दावर नेता थी और उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट की तरह उनकी बेटी को दिया गया है और वो काफी सक्रिय भी रही है दिल्ली के स्टेट पॉलिटिक्स में, जो है वो सक्रिय रही हैं और बीजेपी के हर एक प्रोग्राम में वो दिखती थी, मोदी जी के हर एक प्रोग्राम में दिखती थी और मुझे लगता है कि वो काबिल है। और एक नए सेकंड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो है दिल्ली में जो किया गया, मुझे लगता है कि सेकंड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। अविनाश जी हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में। जरा एक बार मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा और जानना चाहूंगा कि ये जो टिकट दिया गया है अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो पुराने दिग्गजों को हटा करके नई लाइन खड़ी करने की कोशिश की, क्या ये जो बदलाव है क्या बीजेपी में खासतौर पर दिल्ली बीजेपी में नए जो कहते हैं न्यू जनरेशन को देना या जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देकर के बीजेपी ने एक अपनी लाइन बनाने की कोशिश की है? शिवराज सिंह चौहान हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया, उम्र के 47 लोगों को मौका दिया। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह के काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टिकट, हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। तो जो काम पार्टी देगी वो काम हम पूरा करेंगे और कार्यकर्ता हूं पार्टी का, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। शिवराज सिंह चौहान ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। अविनाश जी, मैं आपसे बात कर रहा था। अविनाश जी, क्या आपको लगता है किस तरीके की चीजें हैं? ये जो लिस्ट है उसमें पहली प्रतिक्रिया आपकी। मुकेश जी नमस्कार। आपके नमस्कार। श्रोताओं को ढेर सारी जी। देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपके सारे जितने भी न्यूज रूम से लोग जुड़े हुए हैं, ग्राउंड पे हैं, उनसे सुन रहा था। पर इससे पहले भी हम जब डिस्कशन किए हैं तो हमने बराबर ये बोला है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये पटकथा ऑलरेडी लिखी जा चुकी है कि मोदी जी ने सबको बोला कि निशान जो है वो कमल का फूल है और वही कैंडिडेट भी है। तो पिछले 3 महीने से ये देश अब इस बात के लिए तैयार है कि हर जगह कैंडिडेट है वो कमल का फूल है, कमल का फूल का ही निशान है। पर डेमोक्रेसी में कैंडिडेट का अपना रोल होता है। और जो आज जो लिस्ट आई है
उसको देख करके तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये 50-50 है। देखिए, एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं पिछले 15-20 मिनट से, दिग्गज। दिग्गज, देखिए पॉलिटिक्स में कोई दिग्गज नहीं होता है। पॉलिटिक्स में दिग्गज वही होता है जिसके पास जनता का प्यार है। बिल्कुल। अब जो दिग्गज, आपको याद होगा मुकेश जी, ये आपके जमाने में और हमारे जमाने में एक दिग्गज पत्रकार हुआ करते थे। 10 साल के बाद पता चला कि यार वो तो दलाल थे। कब पता चला? हमारे पास सोशल मीडिया आया और इंडिपेंडेंट चैनल आया, छोटा या बड़ा, दूरदर्शन जैसे चैनल आए, सरकार और चैनल जैसे आए, और हमें पता चला कि पत्रकारिता होता क्या है, ग्राउंड लेवल पत्रकारिता किसको कहते हैं। बिल्कुल, बैठ के दलाली चल रही थी और स्टूडियो में पत्रकारिता कही जा रही थी। तो मोदी जी ने आकर के पॉलिटिक्स का पूरा पैराडाइम बदला। पहले तो विकास को केंद्र में लाया। 2014 से पहले कभी विकास केंद्र में नहीं रहा, इश्यूज केंद्र में रहे होंगे, पर विकास करके इन इश्यूज को दूर करना है, ये कभी केंद्र में नहीं आएंगे। विकास की बातें हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बिल्कुल कैंडिडेट्स को देखते हैं तो इसमें 50-50 दिखता है। 50-50 हमें असली वाले दिग्गज दिखते हैं और 50% हमें नए लोग। बिल्कुल। और ये तो अभी तो 195 लोगों की लिस्ट है, अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। पहले 195 लोगों की लिस्ट। दीपक खाबरा हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली के बीजेपी को कवर करते हैं और काफी अच्छी समझ रखते हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं और इसलिए इनको अंदर की खबर बहुत ही ज्यादा होती है। दीपक, ये जो टिकट का ऐलान दिल्ली में हुआ है 5 के 5 जो है, इसमें से केवल मनोज तिवारी को छोड़ दे तो सारे नाम बदल दिए गए, 2 नाम की घोषणा होनी बाकी है। जरा क्या इक्वेशन है, क्या सोच के समझ के आपके हिसाब से क्या इक्वेशन है, क्यों बदला गया है नाम? देखिए सर, जिस प्रकार आज और आप हम चर्चा भी कर रहे थे कि दिल्ली में जो बीजेपी है वो लोकसभा चुनाव में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे कि लोकसभा सीटें जीतने ही वाली है, बीजेपी को पता है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रणनीति बनाई गई है। जो भी दिग्गज चेहरे हैं, अब उनको जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और वैसे भी लोकसभा चुनाव की टिकट कटी है, तो ये अपने आप स्वयं ही अब जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। वही बात करें तो जिस समुदाय की टिकट कटी है, उसी समुदाय के लोगों को टिकट मिली भी है। जिस प्रकार प्रवेश शर्मा जाट समुदाय से है, तो कमलजीत सहरावत जी भी जो है बहुत ही सीनियर नेता है, काफी लंबे उनको अनुभव है राजनीति का, तो उनको ही टिकट दी गई है। मेयर भी रही है वो, बिल्कुल जी, मेयर भी रही है। और दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो रमेश बिधूड़ी की जी कटी है, तो रमेश बिधूड़ी की ही परिवार या इनके रिश्तेदारी में ही है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी, उनको टिकट दी गई है। बांसुरी स्वराज की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार हम देख रहे थे कि सक्रिय राजनीति में जब बांसुरी स्वराज को लाया गया, तो तभी से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि इनको सक्रिय राजनीति में लाकर बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि उनकी माताजी का जो है वो राजनीतिक बहुत लंबा जो है वो रहा है उनका। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रही वो जी। और इसी के साथ अगर बात करें तो बांसुरी स्वराज जो है सर, वो खुद एक जो है वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, यानी पढ़े लिखे युवाओं को जो पीएम मोदी की नीति है उसके तहत आगे भी बिल्कुल नजर बनाए रखिए आप दीपक, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। चूंकि आप लोगों से बातचीत करते करते हुए कैसे 40 मिनट निकल के पता नहीं चला और सबको मैं कम मौका दे पाया। अविनाश जी, आपको भी कम मौका दिया, लेकिन ये तो अभी टिकट का ऐलान है, आगे भी चलता रहेगा और आगे हम इसमें चर्चा करते रहेंगे। सब जितने भी हमारे साथ जुड़े थे, रामस्वरूप जी आपका, मुकेश खत्री आपका, शिवम आपका, दीपक आपका, और हमारे साथ जो भी जुड़े थे जितने भी संवाददाता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े अपनी बातें हमारे साथ साझा की। आज पहली लिस्ट जारी हुई है और 195 लोगों की नई लिस्ट में जिस तरीके से इक्वेशन को साधने की कोशिश की गई है, उससे लगता है कि 370 का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है अपने लिए, वो 370 का टारगेट निश्चित तौर पे जो है वो पा लेगी, क्योंकि जोश है। हालांकि जिन लोगों का नाम दिल्ली में कटा है उन लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी और मुख्य जो लक्ष्य है दिल्ली में कि बीजेपी को यहां पर विधानसभा चुनाव जीतना है, इसलिए अपने जो दिग्गज से दिग्गज जो सांसद थे उनको लोकसभा से हटा करके विधानसभा में जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि विधानसभा में भी बीजेपी की जीत हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।